नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर मैं और पंकज सर हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। यूपी एपीओ जो कि 22 मार्च को संपन्न हुआ और आज हम लोग उसकी डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आंसर की विद एक्सप्लेनेशन आपको एक एक ऑप्शन का एनालिसिस और ऑप्शन हम देंगे, उसका एनालिसिस देंगे। क्वेश्चंस कहाँ से आए, बेयर एक्ट से आए, बुक से आए, कैसे आए, इन तमाम चीज़ों पर हम अपनी बातचीत करेंगे। पर उससे पहले मैं पंकज आपसे जानना चाहूँगा, जी सर। क्योंकि जो है आपने सारी जो हमारी जो आरएनडी है लॉ की, आप वो जी पूरा जी देखते जी हैं जी और आपने पूरे तकरीबन 20 सालों के पेपर का एनालिसिस किया जी जी था। जी जी आप लंबे समय से जो है मेंस इंटरव्यू आपने दिया भी जी है। जी। आप मुझे बताइए क्या फ़र्क आपको लगा पिछले बार के एपीयू के एग्जाम्स में और इस बार का जो 2026 का एपीयू हुआ? देखिए सर, अगर पिछले बार के एपीयू का पेपर की हम बात करें तो जी। पिछली बार भी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। इस बार अगर हम बात करें तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हम्म। दिक्कत ये हुई है हम्म। क्योंकि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी सेक्शंस का जो रीअरेंजमेंट हो गया है। रीअरेंजमेंट हुआ है, हाँ। उसके साथ साथ बच्चों ने क्या हुआ, कभी इस बार के कमीशन ने किया भी ये है कि बेयर एक्ट के प्रोविजन से, सब क्लॉसेस से क्वेश्चन पूछे हैं। तो अच्छा। बच्चों को कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो अगर वो अवेयर बेयर एक्ट से नहीं थे, डिटेल प्रोविजन से अवेयर नहीं थे, तो वहां पे हो सकता है गलत होने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। पेपर अगर हम देखें या पेपर अगर हम सॉल्व करने की अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें देखने को ये लगेगा कि पेपर बहुत ही अच्छा था। अगर जो बच्चा पढ़ा होगा उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा। यानी कि अगर अब केवल और केवल प्रीलिम्स की जब हम बात करें तो हमको केवल बेयर एक्ट में अच्छे से जी पढ़ना जी। चाहिए और सब क्लॉजेस भी बहुत जितने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बहुत सेक्शंस हैं ज़्यादा ध्यान देना सबको हम लोग देने देखें। की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जितने भी, देखिए मैं बार बार कहता रहता हूँ बच्चों को भी कि रिलेवेंट केसेस पढ़िए, जो लेटेस्ट केसेस है पढ़िए। और हम लोग जो टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं, आप देखते होंगे कि जो लेटेस्ट केस है उसको मैं बिल्कुल, जरूर मेंशन किया जाता है। निश्चित रूप तो से। इस और बार आपको देखने को मिला कि कितने सारे केसेस पूछे जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा जो है अप्रोच डेवलप करने का यहाँ पे ज़रूरत है। साथ ही साथ बेयर प्रोविजंस और लेटेस्ट केसेस अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा, जो बच्चे पढ़ेंगे उनको बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला होगा। तो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे वन बाय वन, जैसे हम शुरुआत ये जो करते हैं। पहला बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल, अगर हम पहले देखें। पहला क्वेश्चन है, इसको हाँ हम ले लेते हैं। आप ये लिखा है कि when does the right of private defense of property does not extend to causing death, डेथ। यानी कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं होता। तो सबसे पहले तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, जो बीएनएस में सेक्शन 37 जी में जी जी ये मेंशन्ड है, जी बीएनएस में, भारतीय जी न्याय संहिता में। जी और जब हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो आप देखिए लिखा है मिसचिफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जी कमिटेड इन बिल्डिंग, theft, mischief, circumstances may be reasonably cause apprehension that grievous hurt will be consequented, robbery, house breaking at any time। अब देखिए ये जो एनी टाइम लिख दिया है, ये जो है थोड़ा सा आपको अगर ये देखेंगे। यही कॉम्प्लिकेट हाँ कर रहा है। और क्योंकि इसका जो आंसर है ये बीएनएस के, अगर मैं बताऊं तो सेक्शन 41 सब क्लॉज बी में मेंशन्ड है, जी 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 इस जहां पे बात। लिखा है हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। जी जी। तो हाउस ब्रेकिंग एट, यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाउस ब्रेकिंग एट एट एनी टाइम के जगह पे, वहां पे जो क्लियरली अब जो हम देखें बीएनएस के अंतर्गत जो दिया गया है सेक्शन 41 डी के, नहीं डी के अंतर्गत, वो क्लियरली इस बात को एक्सप्रेस करता है कि बिफोर द सनरेज एंड बिफोर आफ्टर सन। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर किया गया है और इस आधार पे इसको पूछा गया तो है। डी होगा इसका सही जी आंसर इसका डी। 51 का। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक मिनट। क्वेश्चन और नंबर अगर हम 52। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें और देखने की कोशिश करें, अब देखिए देखिए अरेंजमेंट बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये तो बहुत नए तरीके का मैं देख हाँ रहा हूं ये कि इस अरेंजमेंट, बार हाँ जो है इसमें से पूछा गया है। यूजुअली पूछते थे कि कौन सी नई जी जी पनिशमेंट जी। है, अब क्या है, तो कैसे, किस यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में है, ये पूछा गया अरेंजमेंट है। बेसिस पे अब देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान दें और हाँ, बच्चों ने अगर पढ़ा होगा कि कंसीडर द वेरियस पनिशमेंट मेंशन इन सेक्शन 4 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर। तो अगर आप सेक्शन 4 से अवेयर हैं, मैं क्वेश्चन से अगर आप अवेयर हैं, तो सेक्शन 4 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ पनिशमेंट दिया गया। अब उनकी सीक्वेंस को जानने की कोशिश करेगा, सीक्वेंस आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, जैसे करेक्ट ऑर्डर जैसे हाँ लिखा है, यानी इम्प्रिजनमेंट से शुरुआत हाँ, करनी है, इम्प्रिजनमेंट से आप शुरुआत करेंगे, फिर देन फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड देन फाइन एंड देन और इन सबसे लास्ट लास्ट में है कम्युनिटी कम्युनिटी सर्विस। सर्विस। तो अगर हम और देखें, ये एक और मैं बात बता दूं मंगेश की चैप्टर 2 में जी जो जी है बीएनएस जी जी में पनिशमेंट्स हैं और 6 प्रकार की अब पनिशमेंट हो गई हैं। एक्सप्रेस किया गया है। तो जो सबसे लेटेस्ट पनिशमेंट है वो कम्युनिटी सर्विस की है। जी जी। तो सेक्शन 4F है और इसका जो सही क्रम होगा, वो अगर हम देखें, अगर हम चलते सही हैं क्रम की तरफ चलें तो हम देखेंगे कि तीसरा तीसरा पहला है जी। और देन आप अब देखेंगे कि पहला
एंड देन दूसरा एंड देन चौथा चौथा है। यानी कि अगर हम देखें तो तीसरा पहला दूसरा तो चौथा तीसरा वाला सी जो है वो सही वो आंसर आपको होगा जो है इसका। यहाँ पे तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका आंसर जो है आपका वो जो है इस बेसिस पे होगा हाँ, सर। ए आपको जो है करेक्ट सही ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन ए होगा, करेक्ट सही ऑप्शन है। होगा। अब आइए देखते हैं दूसरे 53 की तरफ। 53 की तरफ अगर हम चलें और देखें, रमेश हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ रेसिडेंट ऑफ प्रयागराज committed a murder in England. He is later found in Jaipur, where can be tried and convicted of the तो murder. ये तो सीधा सेक्शन 1 से ही पूछ दिया जी, है। जी, और अगर जितने भी लोगों को बीएनएस उन्होंने पढ़ा है और सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 बीएनएस का, जी, जी, जी। अगर आप उसको देख रहे हैं तो जो है ये आप इसको इजीली सॉल्व इजीली सॉल्व, यानी कि जो पर्सन, कोई ऐसे पर्सन जो कहीं कमिट करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो ऐसी सिचुएशन में वो जहां भी पाए जाएंगे वहीं पे उनका ट्रायल, यानी कि तो जयपुर में चल जाएगा, कहीं पे भी चल सकता है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 इसका आंसर जयपुर होगा। अब आइए अगला प्रश्न अगर हम देखें, जी। डायरेक्ट देखिए सेक्शन पार्ट से, चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 पार्ट्स हैं। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपके रेगुलेशन में कितने पार्ट हैं तो आप अगर देखें तो 4 पार्ट्स हैं। फिर आइए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन 55 की तरफ चले, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन 55 बात करता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395 उपखंड 3 के तहत न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित कर सकता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय अभियुक्त को प्रेरित प्रतिकर देने का आदेश दे सकेगा। तो कितना जो कंपनसेशन होगा वो कितने का होगा? देखिए इस सेक्शन को डायरेक्ट अगर बेयर एक्ट प्रोविजन से किसी ने भी 395 पढ़ा हुआ तो सीधा स्टार्ट ही होता है एनी अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। कोई स्पेसिफिकली वहां अमाउंट नहीं मेंशन है, एनी अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। तो इसका आंसर का डी। जी। अब यहाँ पे बच्चों को देखिए कंफ्यूजन विल नॉट लेस देन, क्योंकि आप देखेंगे 10,000 की लिमिट बढ़ाई गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, तो बच्चे अगर कंफ्यूज होकर यहाँ पे मोर देन लेस देन अगर 10,000 कर देते हैं तो ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि ये बेयर के प्रोविजन से सीधा पूछा गया है। अगला प्रश्न अगर हम देखें या अगला प्रश्न अगर हम सॉल्व करें तो अब ये देखिए, ये थोड़ा सा जो है सेक्शन 56 पे हम आए थे, 56 पे, तो यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग है। अब देखिए बहुत से लोगों को एक ये कंफ्यूजन होता है कि प्री की पढ़ाई अलग होती है, मेंस की पढ़ाई अलग है। जी। अगर आप चाहे आज के समय में जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, आप चाहे एपीओ दे रहे हो चाहे पीसीएसजे दे रहे हो, कुछ भी सर, तो आपको मेंस ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कुछ सेक्शंस रिवाइज करने के लिए जरूर उसको प्री मेंस कर दीजिए। बट सर अगर आप यहाँ देखें तो आपको कहीं ना कहीं फैक्ट के साथ साथ वो आपके एनालिसिस को भी देख रहा है और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप देखेंगे सेक्शन पे पूछा गया, सेक्शन 101 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 डिफाइंस मर्डर थ्रू द कल्पेबल होमोसाइड। एकदम करेक्ट है, कल्पेबल होमोसाइड ही मर्डर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और देन देखिए रीजन दिया गया, इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि जितने भी मर्डर्स हैं, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। इसीलिए हम कहते हैं। और देखिए रीजन दिया गया, ओनली द 4 क्लासेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड डिस्क्राइब इन सेक्शन 101 आर मर्डर सेलेक्ट। अब देखिए दूसरा भी 4 ही तरीका बताया गया है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ मर्डर, और वही चीज यहां पे पूछा गया है। तो अगर बच्चे अच्छे से पढ़े हैं तो दोनों ही सही हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका रीजन दिया गया वो भी करेक्ट है। तो हम जाएंगे 56 में सी के साथ, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और जो सी है दैट इज द अरे, और जो आर है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही होगा वो सी होगा इसके अनुसार। अब आइए 57 की बात करते हैं। डायरेक्ट कोर्ट की, अगर बेयर एक्ट से ही आ गया है। अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट कोर्ट की परिभाषा ही इंक्लूडेड बात किया गया, नॉट इंक्लूडेड। और अगर हम इस सेक्शन की बात करें, अगर हम देखा है तो आर्बिट्रेटर है वैसे तो आंसर, शुरुआत, क्योंकि आप देखेंगे तो बेयर एक्ट में ही आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। जी। कोर्ट के बीएसए के उसमें ऑल पर्संस लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, ये भी मिल जाएंगे। सारे जजेस भी मैजिस्ट्रेट हैं, मैजिस्ट्रेट भी, बस जो आर्बिट्रेटर होता है इसको जो है कोर्ट के अंदर नहीं रखा गया है। और साथ ही साथ इसको अगर आप देखेंगे तो इसके सेक्शन से भी अगर आप अवेयर हो तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए के अंतर्गत इसको एक्सप्रेसली बताया गया है। तो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन भी मिले, अच्छे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अगर बच्चे बेयर प्रोविजन से अवेयर नहीं हैं तो उनको थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी सॉल्व करने में। आइए देखते हैं सेक्शन 5। एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएसए 2023 में indecent and scandalous questions be
फॉरबिडन बाय द कोर्ट। डायरेक्ट सेक्शन सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 154। अब देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए 5 को अगर हम देखें तो 5 के अंतर्गत अगर हम देखेंगे इफेक्ट भी है, कॉज भी है, ओकेजन भी है, आप पढ़ोगे अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा, लेकिन कंडक्ट नहीं है। तो डायरेक्टली आप अगर ऐसे प्रश्न अगर अवेयर हैं, ऐसे प्रश्नों को आप देख रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से का सी जो है वो सही आंसर। अब देखिए आगे आप और देखोगे कंडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन कंडक्ट है किसमें? कंडक्ट है, कंडक्ट भी रिलेवेंट है, लेकिन है किसमें? तो अगर आप सेक्शन 6 देखोगे बीएसए का, तो उसके अंतर्गत आपको कंडक्ट एज अ रिलेवेंट मिलेगा। देखिए पेयरिंग इन्होंने पूछा है इस बार, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग इन्होंने आपसे पूछा है। और इसकी खासियत मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, एक बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप एक सेक्शन पकड़ ले गए तो आपके सारे हो जाएंगे। अब जैसे ये वाला जो सबसे इजी है, अगर आपने यही कर लिया एंटीसिपेटरी बेल, तो एंटीसिपेटरी है 482 बीएनएसएस में। अब देखिए ए का 3 हो गया, अब देखिए इसमें ऑप्शन दे, बी का देखिए चौथा है कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट है, अगर आप देखेंगे ये देखिए चौथा है, सेक्शन 210 है आपको। लेकिन देखिए जानने की आवश्यकता है, अगर बच्चों ने इस तरह पढ़ाई की है कि एक भी आप जान रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल किसमें है आपका 307। अगर आप देख रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल कहां दिया गया है 482 में। अब देखिए पहले का तीसरा कहां दिया गया है, पहले का तीसरा किसमें है? ए में, यहीं पे सीधा टिक कर दीजिए। अगर आप अदर भी सेक्शन, अगर आपको चारों के दो भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है, देखिए आप इजीली एलिमिनेट कर ऐसे प्रश्न भी आए थे। अगर आप जो है इस पे देखेंगे तो इस तरह से भी आपका जो आंसर होगा वो 60 का ए होगा। अब आइए देखते हैं, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है कि जो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट है, अगर आपने डीपीएसपी अच्छे से पढ़ा है तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 38 में प्रत्यक्ष रूप से आपको उसका सीधा आंसर मिल जाएगा। और जो भी लगातार बीएनएस या पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते आए हैं, जिस तरीके से इंटरलिंकिंग के साथ आपको सीधा आपसे क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। क्योंकि अगर हम एलिमिनेट करें तो देखिए 7th शेड्यूल रिलेटेड है आपकी यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट से। फंडामेंटल राइट्स आपके वेलफेयर स्टेट की बात ही नहीं करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। प्रीएम्बल बताता है कि डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, पर्पस ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कितने प्रकार के जस्टिस होते हैं। तो इसीलिए इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? 61 का बी होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, देखिए केसेस, ये भी देखिए सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से हमें संबंधित है। तो इसमें आप एक बार जरा सा प्रश्न भी एक बार हम लोग पढ़ते चलें ताकि जो बच्चे आप देख लीजिए। इन विच देखिए सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पॉलीग्राफ टेस्ट शैल लाइव बी कंडक्टेड विद द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड। अब देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी ठीक है, जो कि बात सब क्लॉज 3 अगर आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, तो यहाँ पे कहा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि कौन से केस लॉ की विदाउट द कंसेंट ऑफ अक्यूज नहीं निकाला जा सकता है। तो उसका आंसर है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब देखिए इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे आगे चल के एपीओ का पेपर देंगे, बिहार में भी जुडिशरी का पेपर देंगे। एक केस और बहुत इंपॉर्टेंट है काथी कालू का। अगर आप लोग काथी कालू का केस अगर आप लोगों को अवेयर होगा तो वो केस भी आपसे हो सकता है पूछा जा सके, इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखेंगे असर्शन और क्वेश्चन 63 असर्शन और रीजन पे है। देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। falsus in uno falsus in omnibus is not a rule of law but a rule of caution। जी ठीक है। और उसके बाद रीजन है द रूल हैज नो एप्लीकेशन इन इंडिया बिकॉज इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द chaff। जी दोनों ही अगर हम बात करें, दोनों ही फैक्टों को बात करें, दोनों ही फैक्टों को समझने की कोशिश करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि दोनों ही बेसिस पे करेक्टनेस है। और साथ ही साथ क्यों? क्योंकि जब हम पहले इस मैगजिम को समझे, फैलस इन यूनो फैलस इन ओमनिबस, मतलब आधा सही आधा गलत या आधा गलत या पूरा सही। तो इसको अगर हम एक प्रिंसिपल पे पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एविडेंस में इन टोटो, इसको क्यों अडॉप्ट किया गया? क्योंकि हम पूर्णतः इस तथ्य को कभी भी एक्सेप्ट या रिग्रेट नहीं कर सकते कि उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ सही हैं। अगर हम इस आधार पे चलेंगे तो हमारा जो इंडियन सिस्टम है वहां पे हर व्यक्ति अपने हित में अच्छा बोलना चाहेगा और दूसरे के हित में बुरा खलान बोलना चाहिए। तो इसी को अडॉप्ट बना के इन्होंने, इसमें क्या होगा कि अगर हम देखेंगे तो
इसमें आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अब देखिए फुली अगला अडॉप्ट भी नहीं किया गया है। जो अगला क्वेश्चन है Direct दृष्टिकर्ता सीधा क्वेश्चन से पूछा गया, सेक्शन 77 ऑफ द बीएनएस। यहाँ पे आपको जो है वेरिज्म को डिफाइन किया गया है धारा 77 को। देखिए मैं एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों को, जी। पहले ही देखिए एपीओ के पेपर में जो चीजें आप के लिए पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये था, जितने भी प्रिवेंटिव नेचर के सेक्शन थे, जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन से रिलेटेड सेक्शन थे, उससे आप देखोगे कि अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जितने भी आप देखोगे पेटी ऑफेंसेस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो फंक्शन होगा, जो आप एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगे, आपका जो फंक्शन होगा वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगा, जहां पे अधिकतर आपके पास जो केसेस आएंगे वो 3 साल, या अगर आप सीजीएम कोर्ट में हो तो 7 साल तक के। तो इसलिए वैसे ही नेचर के ऑफेंसेस पे आप तैयारी ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि जिस कार्डर में आप जा रहे हैं तो पेटी ऑफेंसेस इस प्रकार के सीजीएम कोर्ट तक ही एपीओ की पोस्टिंग रहती है, और तो इस वजह से उसी प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। जी। तो इसका जो सेक्शन 77। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्टेंस अ रेगुलर कैडर। देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा गया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ prosecuting officer, how shall the public prosecutor be appointed among the person constituting such cadre from the panel prepared by the district magistrate in consultation with session judge, from the panel prepared by the session judge in consultation with district magistrate, from the panel prepared by the district magistrate। देखिए अब बहुत से बच्चे, देखिए बहुत से बच्चों ने ये ध्यान होगा, दिमाग में चल रहा होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डीएम भी अपॉइंट कर सकता है, पैनल की रिकमेंडेशन आंसर ए होगा। हाँ, इसका आंसर ए इसलिए होगा सर क्योंकि यहाँ इन्होंने देखिए क्या किया, कैडर शब्द यूज कर लिया है कि जहां रेगुलर कैडर, अब जहां रेगुलर कैडर है वहां पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कैडर। हाँ, अब यानी जो आप जिसका एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, अब एक बात नहीं, जो आप याद रखिएगा कि अगर कैडर सिस्टम होता, जैसे यूपी में कैडर सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है डीएम के द्वारा और अपॉइंट किया जाता है सेशन जज के द्वारा। तो याद रखिएगा कि यहाँ कैडर सिस्टम नहीं, जहां कैडर सिस्टम होगा वहां जो यही एपीओ जो अपॉइंट होंगे इन्हीं को प्रमोशन देकर क्या कर दिया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया जाएगा। जिनको आप एडीजी क्रिमिनल आप देखते होंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, तो वहां पे जहां पे कैडर सिस्टम है वहां पे अमंग द पर्सन कंसल्टिंग सच कैडर। तो इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। 66 भी देखिए बहुत सिंपल सा है कि एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन ऑफ, कहां से आप करवा सकते हैं। जी। तो आप एक्चुअली तीनों से करवा सकते हैं। हाँ, तीनों कोर्ट से भी करवा सकते हैं, अपीलेट कोर्ट से भी करवा यहाँ सकते पे हैं। देखिए, और तीनों को आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन 66 को अगर आप ध्यान से देखेंगे और आप अवेयर हैं अगर प्रोविजन से, और अवेयर हैं आप, हाँ, तो 66 का डी अगर आप अवेयर हैं प्रोविजन के 125 के अंतर्गत अगर हम देखें और 125(4) के अंतर्गत देखें तो ये दोनों अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट आता है। 125(1) के अंतर्गत अगर हम देखें तो सेशन कोर्ट आता है। तो अगर आप इतने प्रोविजन से अवेयर हो तो आप इनमें ऑल ऑफ द अबव या करेक्ट। ये देखिए अगला देखते हैं हम। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटेंशनली कॉजेज बीज डेथ। ए जो है जानबूझ करके बी की हत्या कारित करता है ना जी। क्या कर रहा है, जानबूझ करके बी की हत्या कारित करता है। पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव बी फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग बी, और आधे रूप से बी को मार। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस। उसके द्वारा कौन सा जो अपराध है वो किया गया है। डायरेक्ट बात तो है, मर्डर किया इंटेंशन शब्द इंटेंशन शब्द का इस्तेमाल किसके लिए भी, चाहे एक्ट के द्वारा किया जाए चाहे ओमिशन के द्वारा किया जाए, दोनों ही इंक्लूड करता है हमारा क्रिमिनल लॉ। तो ये भी देखिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगर अगले प्रश्न को अगर हम देखें, अगले प्रश्न को अगर हम 68 पे आ जाइए, 68 पे अगर हम देखें तो 68 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे किया गया, अंडर विच सेक्शन ऑफ द BNSS 2023 डज नॉट प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड कन्विक्शन एग्जिस्ट। 127 डायरेक्ट सेक्शन है आपका, सेक्शन 127 सेक्शन 127। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी प्रिस्क्राइब फॉर द माउंटेड पुलिस अंडर यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट। अब देखिए यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अगर आप जो है अवेयर हैं, या यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट के आप सेक्शन 79 से अवेयर हैं, सॉरी पैरा 79 से अगर आप पैरा 79 से अगर आप अवेयर हैं और वहां पे जितने भी टाइप की ड्यूटीज दी गई हैं उनसे अवेयर हैं, तो आप देखोगे कि सप्रेसिंग द ऑर्गेनाइज्ड, ये भी है, ये भी है,
ये ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी भी है, अनऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स नहीं है, तो आपके लिए वो जो है क्या हो जाएगा, 69 का सी करेक्ट आंसर हो 69 जाएगा। का सी अगला ये देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और एक और बात बताऊं पंकज, ये सवाल जब लास्ट टाइम 2023 में बिहार जय हुआ था, जी जी, तो यही सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया था कि किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो अगर आप मुझे याद है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपको आता है। अब आइए अगला जो प्रश्न आया है केस लॉ से रिलेटेड है, वो भी एविडेंस के। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन पकला नारायण स्वामी केस रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन वाज एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। अगर आप 1 बाय 1 केस के सीक्वेंस से अवेयर हैं कि पकला नारायण स्वामी के बाद कौन सा केस आ रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने इस पे अपनी गाइडेंस ली या गाइडेंस एक्सेप्ट किया, तो अगर आप जान रहे हैं कि इसमें खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे डायरेक्ट केस है, सेक्शन बेस्ड केस है, अगर आप उसको डाइंग डिक्लेरेशन से, जो कि अब सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, उससे आप लिंक कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन फिर आपका आ गया। अब 72 के क्वेश्चंस को अगर हम देखें, मैंने बताया नहीं कि आप अगर एक दो पेयर को पकड़ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके विद इन अ सेकंड सॉल्व होंगे। जैसे अगर आज चलिए देखते हैं हम, कोर्ट ऑफ सेशन कहां दिया गया है, कोर्ट ऑफ सेशन कहां दिया गया है। अगर आपने इसको पकड़ लिया कि कोर्ट ऑफ सेशन कहां दिया गया है, सेक्शन 8 के बेसिस पे, और इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, आपको एक ही आ रहा है कि कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, ये आपको आ रहा है कि कौन सा ऐसा कोर्ट होगा जिसके द्वारा ऑफेंसेस ट्राइबल होगा, ये अगर आप अवेयर हैं सेक्शन 21 से या अदर सेक्शन से, तो ये भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अब अगर हम इस प्रश्न की बात करें या इस प्रश्न को जानने की कोशिश करें, तो इसमें अगर हम देखेंगे, तो अगर हम बी ऑप्शन की तरफ चलें कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, एक बार दूसरा हम लोग बच्चों को बता देते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि देखिए सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 है, ए का दूसरा, नहीं हाँ, ए का दूसरा, बी का, फिर उसके बाद आप देखेंगे बी का अगर, हाँ बी का अगर आप तीसरा देखेंगे, हाँ, एग्जीक्यूटिव 14 बीएनएसएस, और फिर इसके बाद देखेंगे सी का चौथा, और इसके बाद डी का पहला। अगर जो है हाँ, अगर हम इसको देखें, हाँ, तो इस आधार पे हम देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी बेसिस पे अगर हम देखेंगे। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस 2023 सेक्शन इट इज प्रोवाइडेड दैट 179 है इसका, हाँ, तो 179 में दो बात याद रखिएगा कि इसमें 15 ईयर से बिलो मेल पर्सन और 60 ईयर से अब मेल पर्सन, वुमेन ऑफ एनी एज, इसको भी याद रखिएगा कि आपसे हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है जो बीएनएस में भी जी, वुमेन ऑफ एनी एज, और साथ साथ इन्फर्म पर्सन, या फिर जो ऐसे पर्सन जो क्या है, जिनको इन्फर्म है, जो है दिमागी रूप से विकसित नहीं है। ध्यान में देखिएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगले प्रश्न की तरफ चलें, क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 23 सेक्शन 23 डायरेक्ट सीधा आपके बेयर एक्ट से कुछ प्रश्न ऐसे आपसे पूछे जा रहे हैं, या कुछ प्रश्न आपसे ऐसे इसमें पूछे गए हैं जो सेक्शन बेस्ड हैं, डायरेक्ट सेक्शन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, और एग्जामिनर ने आपको कहा जा सकता है कि अगर आप अवेयर है, सेक्शन से अवेयर रहे होंगे, तो ऐसे प्रश्न में बहुत ही कम चांसेस है कि बच्चों ने गलती किया होगा। अब देखिए, जब हम रिट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 ये भी सीधा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, बहुत इजी है। अगर इसको हम देखें, मेंशन्ड रिट नहीं है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों जगहों पर हमें रिट का प्रोविजन जो है वो देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं तो मैंडेमस भी रिट है, प्रोहिबिशन भी रिट है, क्यों वारंटो, इंजंक्शन जो है किसी प्रकार की कोई रिट नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा और आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 32 के अंतर्गत आप फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जाते हैं, एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन अगर हम 226 की बात करें तो नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट लीगल राइट आल्सो कवर, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। आइए फिर देखते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया चैप्टर 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भी अवेयर है इससे। जैसे पहला अगर हम देखें बर्डन ऑफ प्रूफ, पहले 101 था, अब 104 हो गया। देखेंगे 104 कहाँ दिया गया है, चौथे ऑप्शन में। यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन ए का कौन सा है, ये बी। तो ऐसे भी आप देखिए, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। वही अगर एक ऑप्शन भी आपको आ रहा है तो आप बड़े आराम से इसको जो है, और ये चीजें आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखें, जो है ये एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, इफ द अटैच्ड प्रॉपर्टीज टू द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम देन बाय व्हिच अथॉरिटी सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू द पर्सन्स हु आर अफेक्टेड बाय सच क्राइम
किसके द्वारा जो है किस अधिकारी के माध्यम अपराध से जो है इन्हें प्रभावित व्यक्ति को किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं, आगे जरा मैं कहूंगा आप थोड़ा सा ठीक नीचे है कर सर। दें पंकज। अब देखिए पुलिस ऑफिसर को ये राइट नहीं है। ऑफिसर इंचार्ज का रोल जो है वो हो सकता है एसएचओ का इन्वेस्टिगेशन में हो, एफआईआर लिखने में हो। यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जी, क्लियर। डीएम को इस बात का जी, अधिकार प्राप्त अगर हम होता है। देखेंगे बीएनएसएस के सेक्शन 107 के हाँ, अंतर्गत 107 के तहत तो वहां पे अधिकार आपको प्राप्त लिखने देखने को मिलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हाँ। उसी को ये पावर होती है प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट। उसमें भी मैं बताऊं तो आप जब 107 सबसेक्शन 6 देखेंगे हाँ, क्लियरली तो वहाँ आपको पे चीज mention आपको मिल एक्सप्रेस जाएगा। वे तो में मिल सब क्लॉजेस को भी बहुत ध्यान बहुत ध्यान से, पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी तैयारी करें तो सब क्लॉसेस के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, खास करके जो प्रिवेंटिव नेचर की चीजें दी गई हैं, अगर आप अभियोजन अधिकारी का पेपर दे रहे हैं किसी भी स्टेट में तो उन पर विशेष कर ध्यान दीजिए। फिर आइए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले कि पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित में सेक्शन से बेस्ड पुलिस क्वेश्चन डायरी जो है तो सेक्शन 44 में पुलिस इसका जिक्र हाँ हमें देखने को मिलता है जी, यहाँ जैसे- पे। फिर और ये इंक्वायरी ये सब क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको हम सीधा प्रीवियस ईयर में भी previous देख देख चुके रहे हैं, आ चुका है। तो इसको इस आधार पे देखिए कि अगर इंक्वायरी का सीधा डेफिनेशन आपसे पूछा जा रहा है कि 2K की अगर आप 2K के डेफिनेशन से अवेयर हैं तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों के द्वारा किया जा सकता है। डायरेक्ट प्रश्न, और ये पूछे हुए 79 आए हुए प्रश्न हैं। 78 का सेक्शन 44 यानी सेक्शन बी और 79 का है ए, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों के द्वारा किया जा अब आइए अगला देखिए, पार्ट से पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें अगर हम देखें कि पार्ट से पूछा गया, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे जो अवेयर होंगे कि अगर हम देखें इलेक्शन तो भी सही है, पूछा गया है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। इलेक्शन भी सही है, यूनियन टेरिटरी तो ये भी सही है 8 में। आइए द यूनियन पार्ट 5 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए पंचायती राज 9A कर दिया गया है, पंचायती राज 9 में है, 9A में म्युनिसिपैलिटी है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये देखिए, अगर इतना देखिए कहीं ना कहीं अगर जल्दबाजी में आप किसी पे ऐसे ऑप्शन को देखकर या फिर दिमाग में नहीं आ रहा है चीज़ों के क्लियर, तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इतना अवेयर रहना है, थोड़ा सा पेपर तो इसका देते जो है डी आंसर होगा, हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 81 पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। Whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। नेक्स्ट देखिए अगर दूसरा, फिर the consent of the victim is immaterial in the determination in the offense of trafficking, which of the above statement is correct। अब देखिए 140 अगर 3 के सबसेक्शन 2 के साथ साथ अगर हम एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़ेंगे तभी ये फैक्ट हमें क्लियर होगा, और दोनों को ही पढ़ने के बाद हम चाहे पहला दोनों कथन सही हैं। जैसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 147 का जो है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो ये चीज हमें स्पष्ट मिलेगी। क्या चीज, whoever commit the offense of 7 years, ये बेयर एक्ट में ही एज इट इज बेयर एक्ट की लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है। और जैसे हम सेक्शन 143 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, सेकंड चीज हमें क्लियर हो जाएगी। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं प्लीज आप लोग बेयर की लैंग्वेज पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर की लैंग्वेज। आगे चलिए, आगे देखिए, फिर आपको अगर देखेंगे तो क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन मैच लिस्ट आ गया है। फिर आपको पूछा गया ज्यादातर प्रश्न इस बार हम अगर देखें तो मैच द फॉलोइंग या मैच द लिस्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। यानी कि एग्जामिनर आप, क्योंकि आपके लिए नए बीएनएस या बीएनएसएस या बीएसए लाए गए हैं, तो वो जानना चाहता है कि वेदर यू आर अवेयर अबाउट द सीक्वेंसिंग ऑफ द केस। जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन है, एक देखिए, एक आप लीजिए, ये मेंशन है आपका सेक्शन 319 सबसेक्शन 1 में। अब आ जाइए दूसरा, आ जाइए जो है अगर हम बात करें फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, इसकी अगर हम बात करें कहाँ पे मेंशन है, क्या चीजें एक्सप्रेस की गई हैं, तो क्लियरली हमें देखने को मिलता है 228 में, 228। अब अगर हम बात करें पब्लिक न्यूसेंस की सेक्शन 270 में है, और अगर हम बात करें फॉर्जरी की 336 में अब है। सीधे आ जाइए, आप जो इसका आंसर टिक करेंगे, आप सीधे आ जाइए और 1 बाय 1 अगर हम क्वेश्चंस को देखते जाएं या इसको समझते जाएं, डी इसका ये देखिए, तो ये आपको ये सीक्वेंसिंग आपको क्लियर देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन इज यूज्ड इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता रिक्वायर्स प्री अरेंज्ड प्लान, कॉमन ऑब्जेक्ट, ऑल अक्यूज्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट वन प्लेस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें या प्रश्न को जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो इसेंशियल कई बार केस में डिस्कस हुआ है, नो प्री अरेंज प्लान इज नेसेसरी।
इस बात को वो देखिए, आप फैक्ट सब आप देखेंगे कहीं ना कहीं लगेगा आपको कि क्वेश्चन ऊपर नीचे कुछ, तो प्री अरेंज प्लान का होना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आवश्यक नहीं है। तो इसका जो एक्यूरेट बेसिस था वो यही आपसे एग्जामिनर हाँ पूछना चाह रहा था आपसे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 84, क्वेश्चन 84 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट, सब जितने भी हैं अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड को छोड़कर बाकी आप देखेंगे सब नए सेक्शन और नए सेक्शन के क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इट्स मींस एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि आप कितना अवेयर हो या नहीं हो। इन पे ध्यान दीजिएगा आप, और अगर हम ध्यान से पढ़ें इन्हें तो हम देखेंगे कि अटेम्प्ट टू कमिट अ कल्पेबल होमोसाइड इज गिवन अंडर सेक्शन 1110 110 में दिया गया है। इसी आधार पे अगर हम दूसरा देखें या पढ़ना चाहें, ऑर्गेनाइज क्राइम कहां दिया गया है 111 में, और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम 112 में, और टेररिस्ट एक्ट 113 में। तो अब इसको अरेंज करना है आपको, तो आ जाइए सेकंड फोर्थ, आप देखते चले जाएंगे सेकंड फोर्थ थर्ड वन, अब देख लीजिए 84 का ए हो जाएगा। अब इस बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं या इस बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें क्लियर हैं। फिर देखिए मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया, नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए बहुत आसान है ये, ठीक है। अब देखिए पब्लिक सर्वेंट, मैंने खुद न जाने क्लास में कितनी बार आईपीसी के साथ भी बताया था कि आईपीसी में सेक्शन 21 में है, बीएनएस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में है। अब देखिए नॉट करेक्टली मैच, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिल्कुल सही मैच है। पनिशमेंट सेक्शन 4 अभी हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया, चैप्टर 2 में 6 प्रकार की पनिशमेंट है। रॉन्गफुल गेन सेक्शन 135। ये जो पब्लिक सर्वेंट है ध्यान रखिएगा जिसमें जज भी शामिल है, तो ये जो आईपीसी में हुआ करता था पब्लिक सर्वेंट, ये सेक्शन 21 में हुआ करता था। और जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो बीएनएस में ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में होता है। तो ये है, तो इसका मतलब चाहे देखिए अभी बिहार जे आने वाला है, बिहार एपीओ आने वाला है, अगर पंकज आप खुद बताएं कि अगर बैरक पर आपकी कमांड बहुत अगर आप बैरक पे कमांड है आपको, आप कंसेप्चुअल आप बिल्कुल आपको प्रिलिम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ प्रश्न एक जानने का और जरूरी है कि पब्लिक सर्वेंट अगर 2 सबसेक्शन 28 में है तो 27 में है क्या पब्लिक, याद रखिएगा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें है क्या, तो इसमें पब्लिक है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर हम चलें या देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट ऑप्शन एज पर द पुलिस जोन एस्टेब्लिश इन उत्तर यूपी स्टेट। अब देखिए ऐसे प्रश्न हम लोगों ने कोशिश किए थे कि जो हम लोगों का मॉक टेस्ट हो रहा था उसमें सर मैंने कई जगह रेंज जोन, मैं इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों से कहूंगा कि आप छोड़ दीजिए। हाँ ये भी, लेकिन ये है कि सर ट्राई कीजिए और देखिए कि अगर हम देखें, आप पढ़े हैं कि कितने जोन में डिवाइड है, क्योंकि आप जब यूपी पुलिस एक्ट पढ़ते हैं, यूपी रेगुलेशन एक्ट आप पढ़ते हैं, तो आपको जोन और रेंज इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप जान रहे हो 8 जोन में है, 18 रेंज में है। अब बात आती है कि जोन कौन कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिए लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, सारे जोन में। और अब यहां पे देखिए इन्होंने किया क्या, कानपुर नगर अगर केवल वहां अगर हम देखें तो कानपुर सब लिखा मेंशन है, लेकिन कानपुर नगर भी तो उसी में इसीलिए इंक्लूड इन्होंने किया है क्या कि देखिए मेरठ और जो है सोनभद्र, ये मेरठ भी है लेकिन सोनभद्र नहीं है। तो आपको जो करेक्ट तो रेंज भी नहीं है, तो करेक्ट अगर आपको देखना तो लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी और आगरा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न भी सिंपल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, एक बार प्रश्न के लिए ऊपर कर लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज रिटेरेटेड दैट द समन्स इशूड बाय द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू एन अक्यूज्ड फॉर अपीयरेंस एज पर सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएसएस। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो देखिए जो एक केस है सत्येंद्र कुमार अंतिल, ये केस इतना इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी था, इसलिए आप देखेंगे कि कई 1-2 प्रश्न ऐसे आए हैं जो इसी बेस, सत्येंद्र कुमार अंतिल और अरनेश कुमार का 2 जजमेंट याद रखिएगा। हो सकता है बिहार के प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए। ये 2 जजमेंट ऐसे थे जिसमें कोर्ट ने बहुत अच्छी प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के बारे में एक्सप्रेस प्रोविजन दिए हैं। अगर आप लोग नहीं अवेयर हैं तो इन दोनों जजमेंट्स को, अब जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको तो बिल्कुल पता ही होगा कि अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर से इन दोनों जजमेंट को अच्छे से गाइडलाइंस इनकी देख लीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट अब क्या कर रही है, अपेक्स कोर्ट इनका रेफरेंस दे रही है कि इनमें और गाइडलाइंस क्या हो सकती हैं, अरेस्ट कैसे किया जाए, प्रोसीजर ऑफ
ऑफ अरेस्ट क्या होगा, किस प्रकार से उसके अंदर पारदर्शिता लाई जाए। तो इस बेसिस पे अगर आप इस जजमेंट को अगर आप पढ़े भी होते तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाते। तो अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 88। ये भी सिंपल फैक्चुअल है। किस उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के किस अध्याय में अकाल के समय पुलिस अधिकारियों को मार्गदर्शन के निर्देश समाहित हैं? तो आंसर है अध्याय 26 जी जो है 88 का चैप्टर पूछा गया डायरेक्ट आपसे। अब फिर आ जाइए, अगर हम देखें तो असर्शन और रीजन से बेस्ड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। द ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर इज समथिंग कंफ्यूज विद राइटिंग। फिर एन अनलॉफुल असेंबली हैज अ मिनिमम ऑफ 5 मेंबर। तो दोनों को ही अगर हम देखें तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर हम कहें तो एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे से एक्सप्लेनेशन मिल ही नहीं रहा है। हम कह सकते हैं कि इसको एक तरीके से देखने को नहीं, तो यानी कि क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं। अब आ जाइए, ये भी क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है अगर हम देखें तो सिंपल प्रिंसिपल उसी पे पूछा गया है कि किसी भी पर्सन को 2 बार डेविड बिट्स बेक्सारी प्रो उना एट निकोजा। हाँ, तो ये एनएसएस के कौन से सेक्शन में जी अब आता तो है? अगर हम इसको देखें तो ये डायरेक्ट सेक्शन जो कि पहले 300 हुआ करता था अब हो गया है सेक्शन 337। इसका 337 इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, इसको इंटरलिंक भी कर सकते हैं आप कि पूरा प्रिंसिपल अप्लाई है या नहीं, कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से जब आप लिंक करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी के प्रिंसिपल्स को आप यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 20 सब क्लास 2 के अंतर्गत। अब आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर है जरा बता। क्वेश्चन नंबर है आपका सर ये 90 है। कौन सा ये क्वेश्चन है आपका जो है, हाँ नीचे करिए इसमें, हमारे पास हार्ड कॉपी में इसमें भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 91 है आपका 91। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलें या क्वेश्चन नंबर 91 हम देखने की कोशिश करें, सॉरी यहाँ पे आपको ये 91 अगर हम देखने की कोशिश, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, हाँ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन दिया गया है। इसके बाद जो है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज दिया गया है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात की गई है या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बाद कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन ठीक से मैच नहीं है जी, वही ये गलत कॉन्फिडेंस नहीं। अगर हम ये देखें कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की तरफ से तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यहाँ पे हमें जो भी लोग वीडियो देखें हमारे पास हार्ड कॉपी में भी है, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कुछ जो है ये आगे पीछे, इसलिए हमने हार्ड कॉपी का भी पेपर अपने पास रखा। तो इसी आधार पे अगर हम देखें तो जो बी वाला है आपका वो आप क्या है, वही मैं कह रहा हूँ 91 का बी, ये गलत। और अगला अगर हम देखें, अगले प्रश्न को अगर हम देखने की कोशिश करें, अगला प्रश्न अगर हम समझने की कोशिश करें, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू अ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत में अगर हम समझने की कोशिश करें, द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता आर इम्प्रिजनमेंट। देखिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दैट इज टू से मैक्सिमम अप टू 20 ईयर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। यहीं पे बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको समझ आना चाहिए कि लाइफ का मतलब है टिल द पर्सन्स लास्ट ब्रेथ। तो ये तो देखने से ही आपको लग रहा है कि दूसरा क्या है, गलत है, और पहला गलत है सॉरी। दूसरा अगर हम देखें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दैट इज विद द हार्ड लेबर, ये सही है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन, पहला नहीं, क्योंकि पहले में। फिर पुलिस एक्ट से एक प्रश्न आया है कि पुलिस अधिनियम 1861 जी धारा 7 के अंतर्गत कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है? कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स फॉर अ टर्म ऑफ एक्सीडिंग 50 डेज, डेप्रिवेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन, स्पेशल फाइन टू एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ पे। तो उसका सही आंसर है सी जी, ठीक है। तो रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन आप किसी को भी नहीं निकाल सकते। बाकी अगर आप सेक्शन 7 के अंतर्गत देखेंगे तो ये सारी चीजें मेंशन, सारी चीजें ये जो है आपको जो है क्वार्टर में कन्फाइन करने के लिए सारी चीजें आपको मेंशन किया गया है, केवल इस रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेशल एनरोलमेंट के अंतर्गत। देखिए 94 जो है कि अंडर द बीएनएसएस हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ प्री बार्गेनिंग, तो जो विक्टिम ऑफ द ऑफेंस होता है, यहाँ पे सर विक्टिम ऑफ द ऑफेंस की बात नहीं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्ली बार्गेनिंग जो होती है वो अक्यूज साइड से होती है। तो इसलिए अगर हम देखें अक्यूज ऑफ द ऑफेंस के बारे में अगर हम देखें तो अक्यूज जो है यहाँ पे आपको करेक्टली देखने को मिलेगा। विक्टिम प्ली बार्गेनिंग जो है ये पहले सेक्शन 320 में थी सीआरपीसी में, जी जी जी, अब 359 ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो इस बेसिस पे। अब आइए अगर हम पहला प्रश्न यहाँ पे देखें, एज पर द सेक्शन 1 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861, इसमें क्वेश्चन एज पर यहाँ पे देख लीजिए, एज पर द
एज पर द क्वेश्चन, हाँ ठीक। as per the section 1 of the police act 1861 the word property include। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछा कि प्रॉपर्टी, वहां पे आप देखेंगे तो पुलिस एक्ट के अंतर्गत कैटल शब्द के बारे में बताया गया है, पुलिस के बारे में बताया गया है, प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी आपने नहीं ध्यान दिया हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी कंसीडर कर लिया हो, क्योंकि सब आ गए हैं तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य प्रश्न। आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंसिंग के बारे में पूछा गया है। आप जरा अगर देखेंगे, कंसिडरिंग द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी सेक्शन। अगर आप देखिए, आपने अगर एग्जैक्टली पढ़ा है बेयर एक्ट से तो आप बता ले जाएंगे, हालांकि उत्तर आपके क्रम में ही है। देखिए उस सीधा है सर, सीधा है क्योंकि सुपरिटेंडेंट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट है, सेक्शंस की बात की गई है। फिर जरा एक बार ऊपर कर लीजिए, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, फिर पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल है, और फिर अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल है। 3 4 5 7 सात में ही दिया, बिल्कुल। तो सही आंसर इसका 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर जो है यही हो जाएगा। अगला आइए अगर हम देखते हैं या समझते हैं, सेक्शन 41 ऑफ द BNS 2023, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अगेंस्ट कोई भी। तो अब देखिए दो बार अगर हम कह सकते हैं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो उससे दो प्रश्न आपसे पूछे गए। पहले में अगर हम देखें तो वहां पे आपसे पूछा जा रहा था कि कब नहीं किया जा सकता, और इसमें कहा जाता है किसके अंतर्गत नहीं किया जाएगा। अब आ जाइए, देखिए फिर भी ये सीक्वेंस बेसिस पे यहाँ पे पूछ लिया कि कौन नॉट करेक्टली मैच। तो आप बता दूं इजीली, देखिए डिसअप्रूव सेक्शन 2(1) सबसेक्शन सी में है, कंक्लूसिव 2(1)(b) में है। अब दो आपको पता चल गए, 98 का भी शैल प्रिज्यूम 2(1) सब क्लॉज डी में नहीं है। इसको आप देख लेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें और अगले प्रश्न को देखें। ये सिंपल है, ये जो है ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सेक्शन याद रखिएगा, कंफ्यूजन करने के लिए आपसे विटनेस और डाल दिया है। हाँ विटनेस, देखिए विटनेस और विक्टिम दोनों शब्द यूज किया गया है, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, ये याद रखिएगा, क्लियरली दिया गया है। फिर आइए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, केस लॉ रिलेटेड है। और अगर हम देखें, which of the following cases the Supreme Court of India has explained the point of difference between relevance of evidence and its admissibility। ये देखिए ये ट्रेडिशनल केस बेसिस पे है। अगर आप थोड़े बहुत पुराने केस लॉ से भी अवेयर हैं तो आप अच्छे से इसे करेंगे। तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंतर्गत ये चीजें एक्सप्रेस की गई थी। अगला प्रश्न अगर हम देखें या समझने की, गिवन बिलो are two statements. One is labeled and assertion A and the other is a reason. Assertion A, where the intentionally kidnapped any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment for a term which may extend up to the 7 year किडनैपिंग से जो है ये तो ये जो है आपका देख लीजिए, अगर ध्यान से अगर आप पढ़े होंगे या इन प्रश्नों को ऐसे आप देखिए, असर्शन में यहाँ पे लिखा है इंटेंशनली किडनैप। हाँ, इंटेंशनली किडनैप। और हालांकि एक बात मैं बताऊं कि किडनैपिंग एक ऐसा ऑफेंस है कि जहाँ पे आपका इंटेंशन हो या ना हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए तो वहां पे इस बात को एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन अगर हम इस प्रश्न को देखें तो ये प्रश्न भी सही है, क्योंकि इसमें 7 ईयर से सब 7 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है पनिशमेंट, ये वहां खुद एक्सप्रेस है। और दूसरा जो प्रश्न इसी के साथ साथ जो रीजन है, द वर्ड लॉफुल गार्जियन इन सेक्शन 137 of the BNS 2023 include any person lawfully interested with the care or custody of a child or other person। तो दोनों ही सही है। और पहले का क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप से ही रिलेटेड है, तो पहले का जो एक्सप्लेनेशन दूसरे में हम करेक्ट मान सकते हैं। बोथ ए एंड आर सही है, मतलब डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 102 पे आते हैं, which of the following section of the BNS defines terrorist act? अभी बात की थी सेक्शन 113। अभी हमने सीक्वेंस की बात की थी कि जिसमें आपको हमने बताया था कि कल्पेबल होमोसाइड। तो देखिए क्वेश्चन भी अगर आप सेक्शन इतने अवेयर थे तो आप बहुत अच्छे से इसे कर सकते थे। आइए अगला देखते हैं, who may give an evidence of agreement varying terms of document under section 102 of भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। अब देखिए कौन दे सकता है, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट, पर्सन हु आर एंड
not a Not party to parties. the document and representative in the interest of the person who are parties to the document, both person who are not party to a document, person who are party to a document. See, देखिए who are इसमें not parties. person who are not party to the जिनमें document, कोई बेयर लेना की देना लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, देखिए बार बार मैं जब प्रश्न देता हूं तो कभी कभी बेयर की लैंग्वेज से भी प्रश्न हम लोग बनाते हैं जहां पे शैल और एंड का यूज करते हैं। देखिए यहां पे वही किया गया है। अगर हम उस प्रश्न को देखें सर, उस जी। प्रश्न को देखें तो यहां पे एंड शब्द यूज किया गया है। अगर आप बेयर की लैंग्वेज देखेंगे 102 की तो वहां और शब्द यूज किया गया है। तो इस देखिए ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, सी होगा। C हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। Who is given protection from arrest under section 42 of the BNSS? तो अब देखिए पहले सेक्शन 41 से आरपीसी में अरेस्ट के प्रावधान हुआ करते थे, यहाँ पर सेक्शन 35 से ही शुरू हो जाते हैं। और जब हम 42 की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की बात कही गई यहाँ है। पे कही गई है। डायरेक्टली उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोई भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो लोग हैं, जब तक उनके कमांडिंग ऑफिसर उस बात की अनुमति सेंट्रल गवर्नमेंट से जब या तक संघ सरकार से नहीं प्राप्त कर लेते, उनको जो है नहीं दिया जाएगा। तो सही आंसर होगा 104 का सी। अब अगर अगला प्रश्न देखें 105, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बीएनएसएस। बीएनएसएस के रेफरेंस में पूछा गया है और साथ ही में पूछा गया। अब देखिए ये सब अरेस्ट में अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे हाँ, तो अरेस्ट लिखा रहता है। देखिए कुछ ही पार्ट थे जो अरेस्ट के, प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजन थे। ये बड़ा इजी है अगर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें कि देखिए ये बेयर में लिखा है, बेयर एन एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, यानी जो नाम पट्टिका है उनकी वो वहां पे मेंशन होनी चाहिए जब अरेस्ट करने जाएंगे। ये भी मेंशन लिखा क्लियर है सर। फिर प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ये भी लिखा हुआ है। फिर शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, ये भी सही है। देखिए नहीं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें सेक्शन, खास करके सेक्शन 36, सेक्शन 36 को अगर हम देखें और सेक्शन 36 को पढ़ते समय, सेक्शन 36 के प्रोविजन को पढ़ते समय अदर जो प्रोविजन है सेक्शन 36 के, जैसे कि अगर हम बी का 1 देखें तो इसमें अगर हम पाते हैं तो वहाँ बात की गई है कि prepare a memorandum of arrest which shall be attached by at least 2 witness, no at least one की बात की गई है। और 1 कोई भी हो सकता है, एक तो या तो जो पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है उसका रिलेटिव हो, या फिर अगर वो नहीं है तो कौन हो सकता है, वो पर्सन जिसकी इमेज अच्छी हो सोसाइटी में। तो ये पहला ही सही है। तो आप इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ग्राउंड को आप क्लियर देखते हुए पहले को करेक्ट मानिए। अगला आइए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले। नहीं, अगला प्रश्न चाहिए। अगला प्रश्न है आपका ये रहा। A is accused of a crime. The fact that after the commission of the alleged crime A absconded is relevant. That is relevant under which provision of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? तो जब हम बात करते हैं, अब देखिए जैसे हम बात करेंगे इसकी तो डायरेक्ट अगर सेक्शन 6 के इलस्ट्रेशन H में अगर हम जाएंगे, करेक्ट, तो वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो सेक्शन 6 के अंतर्गत जो है ये इलस्ट्रेशन भी क्वेश्चन आपसे आया था। अगला देखिए द टर्म जेंडर। अब देखिए ऐसे प्रश्न हम लोग काफी बार पूछते हैं जो लैंग्वेज की जो किसी पर्टिकुलर प्रोविजन से इंटरलिंक कर रहा है। जैसे अगर मैं या फिर जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो ऐसे भी अभी एग्जामिनर बना रहा है कि आपसे अगर पूछा जाए स्टेट की परिभाषा कहाँ है, स्टेट के प्रकार क्या क्या है, तो आप आर्टिकल 12 के अंतर्गत बताएंगे कि स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट है, उसकी अथॉरिटी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। अदर अथॉरिटीज़ की बात की जाती है। अब आपसे यही पूछा जाए कि साहब अदर अथॉरिटी है कहाँ, तो अगर आप जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ें तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप पढ़े हैं कि ट्रांसजेंडर जो यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम देखेंगे इस प्रोविजन के अंतर्गत तो जब मेल और फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर पर्सन की प्रोटेक्शन, हाँ, तो अगर हम देखेंगे तो कहाँ से लिंक कर रहा है, तो ये इस एक्ट के अंतर्गत स्पेसिफाइड है कि उसकी मीनिंग वही ली जाएगी जो इस पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन और राइट 2019 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर डिफाइन है। तो वो कहाँ डिफाइन है, 2K के अंतर्गत। तो याद रखिएगा अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन किसी अदर सेक्शन से लिंक कर रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां से बन सकता है। आगे आइए देखते हैं। विलेज चौकीदार is responsible to the following for the performance of duties। किसको विलेज चौकीदार जिम्मेदार होता है? सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि अपॉइंट भी इसको अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही करते हैं, डीएम ही करता है, सॉरी। तो 108 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। तो ऐसे तो ट्रेडिशनल ये प्रश्न थे, पहले भी आ चुके हैं। 9। अब आइए 109 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 9, हाँ सेक्शन 9 के अंतर्गत। ये तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आपसे सीधा सेक्शन 9।
अगला प्रश्न अगर हम देखें Which of देखेंगे the- तो यहाँ पे आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज is नॉट not correctly ध्यान matched. दीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। मैंने बार बार कहा है आपसे कि अगर आप सेक्शन से अवेयर हैं, जो जितने भी नए सेक्शन आए हैं, तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अगर आप अवेयर हैं कि 309 में रॉबरी है, Robbery. तो आप वहीं से इसे जो है करेक्ट, क्योंकि 308 तो बात करता है एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन की बात तो कर आप रहा है। देखेंगे रॉबरी जो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, 308 सबसेक्शन 6 के अंतर्गत ये। Next, अगला ये कौन सा क्वेश्चन है? अगला प्रश्न 111वां। हाँ 111वां प्रश्न अगर हम 111वां है। देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सस्टेन द conviction and death sentence for the offense of murder on the basis of circumstantial ये तो evidence लेटेस्ट है, only। अब्दुल नासर वर्सेस स्टेट जी, ऑफ केरला, जो हम ये- लोग लीगल हाँ। सीरीज लेकर आते थे, जी उसमें ये उसमें डिस्कस भी किया अब था। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि सर्कमस्टेंशियल जो होता है, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुत उसको एज इट इज नहीं कंसीडर नहीं किया consider जाता किया है जाता है। जब तक कोई पुख्ता सबूत उसके ऊपर ना दिया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को डाउटफुल नहीं माना जाता, जहां कहा जा सकता है कि तथ्य और परिस्थिति स्वयं ही अपनी कहानी बता रही है और उसमें कोई भी इररिलेवेंसी नहीं है। उस आधार पे आप देखेंगे इस केस को, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर चीजें देखने को मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अब ये देखेंगे देखिए फिर से पुलिस रेगुलेशन से एक प्रश्न है कि जहां पे लिखा है विद रेफरेंस टू यूपी पुलिस रेगुलेशन मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द, कि कौन सा किस पैरा में दे रखा है। तो देखिए हेड कांस्टेबल जो है आर्म्ड पुलिस का, ये जो है पैरा 67 में है। तो अगर मैं एक बार ऑप्शन में जाऊंगा तो ये हो जाएगा, सबसे पहले जब हम ए की बात करेंगे तो A3। अब देखिए यही पैरा 67, 67 ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं, एक मिनट, ये कौन सा गलत, हाँ ये ठीक, ए हाँ। का 3, ए का 3। फिर बी की बात करेंगे सब इंस्पेक्टर ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स की, तो वो है पैरा 66 6 के तो अंतर्गत बी का हो जाएगा 2, 2, ठीक है। फिर एक बार और देख लेते हैं, सी का हाँ। हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 पैरा 70। और अब जैसे कि तीनों आपने कर लिए, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है वो आपका वो है सी है, A3 B2 D। अब देखिए एक भी अगर आपको दो पैरा तीन भी आ अवेयर रहे है, हैं, आप तो एक भी easily पैरा कर आप लेंगे। अवेयर हैं, तो ऐसे प्रश्न कर इस बार लेंगे। बनाए गए थे कि आप ठीक। उसको आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, एक मिनट। given below are two statement, one is labeled with assertion and this other is reason. No oath shall be administered to the accused when he is examined under section 351 subsection 1 of the BNSS 2023. Reason, the accused is not being examined as a witness by the court. देखिए याद रखिएगा, कुछ प्रश्न हम ये कह सकते हैं, कुछ प्रश्न हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेयर के प्रोविजन के अंदर इंटरप्रिटेशन की बात की गई है। ये नहीं कह सकते कि पेपर जो है बहुत ही सेक्शन बेस्ड ही था, इन्होंने बैलेंस किया है पेपर को। और ऐसे प्रश्न ही आपको, जो बच्चे ऐसे प्रश्न या गलत करके आएंगे, या जो बच्चे ऐसे ही प्रश्न हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप कितने ज़्यादा मेरिट बेसिस पे। और वैसे मैं एक और बात बता दूं, ये जो असर्शन बताया गया है ये सही है जी बिल्कुल। और इसी बेसिस पे अगर हम देखें, या इन दोनों को बेसिस पे, तो बोथ आर एंड ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू। 113 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ पे आते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन रेफर अ बिल फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए सिंपल सा आंसर है, आर्टिकल 200 की जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 200 में, तो वहां पर स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ये राज्यपाल के पास अधिकार प्राप्त है कि वो क्या कर सकता है, बिल को अपने पास रिजर्व कर सकता है और उसके आगे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो यहाँ पे जो 200 आपका जो आर्टिकल 2, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 201 जहाँ पे प्रेसिडेंट उसके बिल के रिप्लाई में जो अपना वो करेगा। और साथ ही में एक बात और याद रखिएगा, अभी जो केस आया पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है पूछा जाए, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस आर.एन. रवि, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इसलिए याद रखिएगा कि ये दो आर्टिकल देखिए, तो रिलेवेंट केसेस आपके लिए कितना जरूरी हो जाता है। तो अगला प्रश्न अगर हम देखें, एक मिनट, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, देखिए अब यहाँ पूछा तो गया है, ध्यान दीजिए, 115 है, मैं पढ़ देता हूँ। अप टू हाउ मेनी डेज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट द कमिटल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर द बीएनएसएस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय 180 डेज।
देखिए सर 180 दिनों में। इसमें जानिए सर, हाँ। सेक्शन 232 का ये प्रश्न है बीएनएसएस के अंतर्गत। ठीक है। इसका जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है वो ये है समझना, अप टू हाउ मेनी डेज द टाइम पीरियड कंप्लीट द कमिटल प्रोसीडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। अगर प्रश्न यहीं तक होता, ध्यान दे दिएगा आप लोग, हो सकता है कि अगली बार आपसे आए, अगर प्रश्न यहीं तक होता तो आंसर होता 90 डेज। प्रश्न में बढ़ाया गया है कैन बी एक्सटेंडेड बाय द मजिस्ट्रेट। 90 डेज तो है लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कितने दिन तक? 180। तो देखिएगा 2 प्रश्न इसमें बन सकते थे, दोनों को आप इस बेसिस पे पढ़िएगा। आगे चलिए। अब ये देखिए आपको स्टार्टिंग में बेयर एक्ट में मिल जाएगा कि विद सेक्शन द पुलिस एक्ट डील्स विद सेक्शन 2A में। तो सेक्शन 2A, सेक्शन 2 सेक्शन 2A में नहीं, सेक्शन 2 ही, कि सेक्शन 2 जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो सेक्शन 2 होगा, क्योंकि उसको क्लासिफाई नहीं किया गया है ए में, बी में, डायरेक्ट सेक्शन 2 ही दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैटल, ये लोग पूछा, कैटल भी पूछ, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है द कैटल वर्ड इंक्लूडेड इन द वर्ड ऑफ कैटल, कैटल में क्या इंक्लूड किया जा सकता है? तो गोट याद रखिएगा। क्या नहीं इंक्लूड किया जा सकता है? अगर यहाँ पे गोट देता, काऊ देता, और यहाँ पे जो है अदर एनिमल कोई भी ऐसे दे, हॉर्न एनिमल दे देता, या फिर यहाँ पे जो है डोंकी दे देता, तो यहाँ पे क्या होता? डॉग और ये जो कैट है ये इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड अ स्पेसिफिक मेंशन एज शोइंग स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द बीएसए? मोटिव। तो मोटिव, क्योंकि मोटिव यहाँ रिलेवेंट नहीं है, मोटिव को यहाँ पे रिलेवेंट नहीं बताया गया है। अगर आप देखेंगे या अगर आप समझेंगे तो मोटिव को रिलेवेंट बताया गया है बीएसए के सेक्शन 6 के अंतर्गत, बाकी सभी जो है क्या है रिलेवेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न की तरफ हम चलें। अब देखिए ये बहुत बढ़िया है। इफ अ मैन मॉनिटर्स द व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ एनी वुमेन, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का व्हाट्सएप अकाउंट देखता है, तो अगर आपने बीएनएस पढ़ रखा है जी, और बीएनएस में कायदा सेक्शन 78 पढ़ रखा है, 78 सबसेक्शन 1, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और जब हम बात करेंगे तो ये कौन सा अपराध हो जाएगा? स्टॉकिंग का जो है, स्टॉकिंग का हो जाएगा। तो स्टॉकिंग। अगला आ जाइए। व्हेन द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom the inquiry is made is a child who shall execute the bond for the keeping of peace or maintaining good behavior under BNSS। अब देखिए कि कौन लेगा, या ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग हो सकता है यहाँ पे गलती या मिस्टेक ये कर दें कि बोल दें कि चाइल्ड के पेरेंट भी हो सकते हैं, या केवल पेरेंट होंगे, या श्योरिटी पेरेंट दोनों हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओनली बाय या श्योरिटी, तो ओनली बाय या श्योरिटी की बात यहाँ पे की गई है, लेकिन कहाँ की गई है? तो सेक्शन 136C के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इस बात को स्पष्ट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 136C के अंतर्गत ऑफ बीएनएसएस ये बात एक्सप्रेस। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन द बीएनएसएस इज नॉट रिलेटेड टू अपील्स, तो सेक्शन 496 जो है वो अपील से संबंधित क्योंकि नहीं है। 496 जो है ऐसी बात नहीं करता अपील की, बाकी 89 के अंतर्गत भी है, 500 के अंतर्गत भी है, और 495 के अंतर्गत भी दिया गया है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, ये भी आपका प्राइवेट डिफेंस है। सेक्शन द प्राइवेट इज प्रोवाइडेड अंडर भारतीय न्याय संहिता, तो सेक्शन 31, सेक्शन 33 के अंतर्गत, 33 के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये बात एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है। आगे अगला प्रश्न अगर हम देखें, यहाँ समझने की कोशिश करें, तो अगले प्रश्न की तरफ अगर हम देखें, विच सेक्शन ऑफ द बीएसए 2023 डील्स विद एडमिशन इन सिविल केस व्हेन रिलेवेंट। अब ये देखिए कि सिविल केस में एडमिशन कब रिलेवेंट होगा, तो जाहिर सी बात है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं इसमें 47 में ऐसी बात आपको देखने को नहीं मिलेगा, 138 का प्रश्न ही नहीं उठता। 23 के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो 23 के अंतर्गत बात किया जाता है कस्टडी, पुलिस ऑफिसर के कस्टडी के अंतर्गत किया गया कन्फेशन, तो डायरेक्ट होगा सेक्शन 21। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके इसको आंसर दे सकते थे। अगला आइए, ये भी आप देखिए प्राइवेट डिफेंस जनरल एक्सेप्शन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ ही पर्टिकुलर एरिया है जहां पे प्रश्न इस बार पूछा गया है, अरेस्ट से पूछा गया है, प्रिवेंटिव एक्शन से पूछा गया है, जनरल एक्सेप्शन से अगर आप देखेंगे तो पूछा गया है। अब देख लीजिए, डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक्ट ऑफ द जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी सही है, एक्ट ऑफ द चाइल्ड अंडर 7 ईयर सही है, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट ये गलत है, क्योंकि 22 में अनसाउंड माइंड के पर्सन के बारे में बात की गई है, एक्सीडेंट की बात की गई है सेक्शन 18 के अंतर्गत। तो बहुत अच्छे से सेक्शंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, बेयर के प्रोविजन से बहुत क्वेश्चंस आए हैं।
अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता, मिसकंडक्ट इन अ पब्लिक प्लेस बाय अ ड्रंकन पर्सन इज पनिशेबल। अब नया देखिए ऑफेंस है ये, जी, अब देखिए 355 में जी, बीएनएस में है। इसमें अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हाँ, हम एपिरियोड की बात एक मिनट, पर यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मिसकंडक्ट इन अ पब्लिक प्लेस बाय ड्रंकन पर्सन, तो कम्युनिटी सर्विस भी है। कम्युनिटी सर्विस भी है, बोथ ये भी है, लेकिन हाँ। अगर हम देखें शुरुआत में तो इम्प्रिजनमेंट अगर हम देखें नियरेस्ट तो बात कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट अप टू द 24 आवर ओनली। तो इसमें कम्युनिटी सर्विस इसका आंसर क्यों नहीं हो कम्युनिटी पाएगा? सर्विस देखिए सर क्या है, क्या कि इसमें कम्युनिटी सर्विस ये की तो बड़ा बात कंफ्यूज करने वाला है। कर रहा है, अब इसके बाद तो आयोग, पनिशमेंट की भी बात किया जा रहा है। हाँ, पर इसमें मैं और बताऊं, इसमें ऐसे ये जो प्रश्न है ये मुझे नहीं पता हमारे पास इसमें कौन से सेट का है, बट यहाँ पे ये आयोग को इस पे स्पष्ट करना पड़ेगा, ये चीजें, क्योंकि देखिए 355 बीएनएस में ये डिफाइंड है और ना? इसमें कम्युनिटी और कम्युनिटी सर्विस की इसमें सजा भी दे रखी है, तो ये चीजें और कम्युनिटी सर्विस हमने बोला भी हुआ है, बट इसका ओनली सब बात किया गया। अब हाँ, देखिए इसका क्या अप्रोच होता हाँ, है। पर ये जो है कमीशन को हम लोग डिसाइड करने देते हैं। अगला चलिए, पंकज का कहना है कि ये इम्प्रिजनमेंट 24 आवर्स होना चाहिए। ओनली अगर हम देखें तो नियरेस्ट बेसिस पे इसको, हाँ, पर यहाँ पे दिक्कत ये और है पंकज कि इन्होंने जो ओनली ओनली जोड़ दिया ये है, मुझे ये कंफ्यूजन बच्चों में और इन सब में क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है सर, है ना? तो देखते हैं। ये कमीशन का हम लोग इस पर इंतजार करते हैं। आपका चलिए जो आंसर हो आप कमेंट पे बताइएगा। चलिए, अगला सेक्शन 126 बहुत आसान। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उस वक्त संविधान सभा में कोई भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था और अध्यक्ष चुना जाता है सबसे पहले फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जी सर। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब अगर आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलें या जानने की कोशिश करें। अगला प्रश्न अगर हम 127 प्रश्न अगर हम पढ़ें या देखें तो 127 के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो बात की गई विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स रे। अगर आप इनसे देखिए, अगर स्वेट के केस से आप अवेयर हैं, सिराज के केस से अवेयर हैं, नाथूलाल के केस से अगर आप अवेयर हैं, तो MH हॉसकॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस अगर देखें तो ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा साउंड करता है मीन्स रियासत से। 1928 का केस है, ये है राइट टू फ्री लीगल एड से संबंधित है। इसमें कई सारी गाइडलाइंस आई थी, आर्टिकल 21 ये ज्यादा साउंड वहीं पे करता है, रिकॉग्नाइज भी किया कि फ्री लीगल एड भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा तो है। इसको जो हम कहेंगे क्या होगा, MH डी हॉसकॉट वाला वर्सेस जो है। स्टेट ऑफ तो देखिए अगर आप महाराष्ट्र। केस भी देखेंगे थोड़े बहुत, अगर आप पीछे अवेयर हैं, पीछे के 2-3 केसेस भी आए हैं जो आपसे लेटेस्ट केसेस भी पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द BNS शैल द मजिस्ट्रेट डिसमिस द कंप्लेंट। अगर आप पुराने और नए सेक्शन दोनों से अवेयर हैं, जैसे सेक्शन 200, सेक्शन 201, सेक्शन 202, 203, 204, अगर आप ऐसे अवेयर हैं तो भी आप इस प्रश्न को डायरेक्ट कर ले जाते। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 226 के अंतर्गत, क्योंकि सीक्वेंस बेसिस पे कि कहाँ पे डिसमिस किया जा सकता है। ए आप पुलिस ऑफिसर, देखिए ये भी पूछा गया आपसे, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा गया है। वो पूरा प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। A police officer tortures B in order to induce B to confess that he committed a crime under which of the following section of the BNS is he police officer guilty? कौन सा अपराध यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया गया है कि जब उसने टॉर्चर किया है? देखिए अगर हम देखें तो सेक्शन 121 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा या जो आंसर होगा वो आपका यही होगा। और इसके अंतर्गत अगर हम जानने की कोशिश करें तो इलस्ट्रेशन 1 के अंतर्गत अगर हम इसको देखेंगे इसी सेक्शन के, तो ये चीज़ें हमें एक्सप्रेस रूप से दी हुई दिखेंगी। अगला प्रश्न अगर हम क्वेश्चन नंबर 130, द प्रोविजन ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल was personnel to be police force was inserted एक्ट नंबर 33 ऑफ 2001 का होगा। देखिए कितनी क्लोज बेसिस पे इन्होंने पूछा है, बड़ा और ऐसे प्रश्न पर ध्यान रखिएगा आंसर है ए, एक्ट नंबर 33 ऐसे प्रश्न हम लोग भी कोशिश करते हैं कि नियर अबाउट के दिए जाए, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेगा। अगला ये देखते हैं में कितने सेक्शन कितने चैप्टर, तो ध्यान रखिएगा सीआरपीसी में जो है 484 हुआ करते थे। बीएनएसएस में मौजूदा समय में कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं तो 39 चैप्टर्स हैं जी और 531 धाराएं हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 132 फिर देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है मैच द फॉलोइंग, मैच बेसिस पे आपसे पूछा गया है। और नीचे आप देखेंगे अगर सर यहाँ पे अगर आप, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप एक प्रोविजन से अवेयर हैं, जैसे अगर आप अवेयर हैं केवल इससे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट पर्सन हु इज डाई और कनेक्टेड टू कैन नॉट बी फाउंड, सेक्शन 26। तो आइए देखते हैं बी का तीसरा, नीचे है सर, बी का तीसरा क्या है।
अगर हम देखें कि बी का तीसरा ऑप्शन, अगर हम देखें बी का तीसरा कौन सा है, यहाँ अगर हम देखें कि बी का तीसरा सी में दिया गया है। अब आइए बाकी पेयर को हम देख सकते हैं। तो बी का अगर तीसरा यहाँ पे दिया गया है सी में, तो इसके साथ साथ अदर भी देख लें हम, ओपिनियन, और साथ ही साथ यहाँ भी देख सकते हैं कि ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग कहाँ दिया गया है 41 के अंतर्गत, और साथ ही साथ ओरल एडमिशन नीचे आएंगे हम। तो हम अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे ये भी भी मैच द फॉलोइंग है, फिर आपसे मैच द फॉलोइंग फिर पूछा गया। यानी कि अगर हम देखें तो इन्होंने जानने की कोशिश की कि बच्चा बेयर के प्रोविजन से, सेक्शन से अवेयर है या नहीं है। सबसे ज्यादा देखिए, जैसे डाउरी डेथ सेक्शन 80 के अंतर्गत, फिर जाइए हर्ट सेक्शन 114 के अंतर्गत, पनिशमेंट फॉर रेप की बात की गई है, इसके बाद अगर सेक्शन 64 के अंतर्गत। तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन, अगर हम देखें तो इसका जो पेयरिंग है वो, सर एक सेकेंड ऊपर, अगर हम इसकी पे डाउरी दे सेकंड है, देन एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, देखिए मैंने अभी आपको बताया 22 के अंतर्गत, तो सेकंड फर्स्ट एंड देन फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। तो देखिए ये आपका सी, जो आपका ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 134 है। ए एक प्राइवेट डॉक्टर है जो अपनी क्लिनिक चलाता है और मेडिकल ट्रीटमेंट देने से मना कर देता है बी को, जो कि विक्टिम है एसिड अटैक की। ए इज लाइबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएनएस। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 200 क्लियर जो है, सेक्शन 200 के अंतर्गत 200 के यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा भी है, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो, दोनों की बात की गई है, यहाँ पे मेंशन भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है क्लास में। तो ये तो सेक्शन 200 यहाँ पे इसका अगला प्रश्न अगर हम देखें, 135 अगले प्रश्न में भी देखिए, ये भी इसका भी आंसर जो है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट अफर्म दैट 15 डेज पुलिस कस्टडी मस्ट बी सॉट विद इन द फर्स्ट 40 डेज। यानी कि 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा 10 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम 40 दिन में कर देनी चाहिए। तो सत्येंद्र कुमार अंतिल, आप देखेंगे कि सत्येंद्र कुमार अंतिल और अवनीश कुमार का जजमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दोनों को ही कमीशन ने इस बार रिकॉग्नाइज किया है। अगला आइए, अगला प्रश्न अगर हम देखें, knowing that her husband B has committed murder knowingly conceals in order to save him from legal punishment। अब पहले क्या होता था, A knowing that her husband B has committed murder knowingly conceals in order to save him from legal, A is liable। अब देखिए, अबेटमेंट तो उसने किया नहीं। अबेटमेंट तो तब होता है कि जब आप जो है अपराध कारित होने के पहले, वो चाहे आप प्रोवोक कर रहे हो चाहे हथियार दे रहे हो, तो उसको अबेटमेंट कहेंगे। फिर अब देखिए, हार्बरिंग के लिए यहां पे हम दोषी कर सकते हैं, पर हार्बरिंग जो कि वो पत्नी है तो यहां पे वो लाइबल नहीं होगी। फिर लिखा है मर्डर बाय रीजन ऑफ हैविंग कॉमन इंटेंशन, कतई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो ऑफेंस। अच्छा, और इसमें चेंज भी हुआ है बीएनएस में हमारे, इसको जेंडर न्यूट्रल अब कर दिया गया है। अगर हम इसको देखें तो सेक्शन 249 ऑफ बीएनएस के अंतर्गत ये बात हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि कोई भी अपराध के लिए लाइबल नहीं है। अगला आइए, प्रश्न 137 है। एनी मेंबर ऑफ ग्रुप और गैंग ईदर सिंगल और जॉइंटली सेलिंग पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कमिट द ऑफेंस। देखिए ये नया पार्ट, देखिए नए क्वेश्चंस आपसे, नए सेक्शन जो पूछे लाए गए हैं, या उनके जो प्रोविजंस उनसे अधिकतर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर इसको हम डिटेल्ड वे में पढ़ें और बेयर की लैंग्वेज हमें क्लियर है, बेयर की लैंग्वेज हम जान रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत 112 सबसेक्शन 1A में आपको देखने ये आप स्पष्ट रूप से इसे देखेंगे अगर, तो इसलिए आपको बेयर लैंग्वेज भी क्लियर होनी चाहिए। देखिए फिर एक केस है, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन है। एनीथिंग डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ऑफ द बीएसए 2023। द सुप्रीम कोर्ट held presence of two independent witnesses essential at the time of receiving information and discovery of thing such information in the case of, तो इसका सही आंसर है सुब्रमण्य बस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में। केस से देखिए आपको 2022 हो, 2023 हो, 2024-5 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर केसेस हैं, आप प्लीज उनसे जो कुछ केसेस हैं जो इससे आपके बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। अगला है, अभियुक्त के पूर्व बुरे शील का साक्ष्य आपराधिक कार्रवाइयों पे कब सुसंगत हो सकेगा। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं।
सबसे पहला है when evidence of good character of accused has been given, when previous bad character relates to offense committed against a child, when previous bad character is highly immoral, when previous bad character relates to economic offense। तो इसका सही उत्तर When ए है evidence of good कि character जबकि of the accused has been given। अभियुक्त से अच्छे तो साक्ष्य ये दिया चीज जाता आप है। ये चीज ए आप ऑप्शन है हाँ ये चीज आप अवेयर रहिए। हाँ। अगला प्रश्न आइए देखते बहुत आसान, बहुत संविधान राज व्यवस्था Constitution से से क्वेश्चन विच ऑफ है। द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। अब देखिए जो 5th शेड्यूल है, आज ही मैं क्लास भी ले रहा था तो मैंने बताया कि ये संबंधित है, जब हम बात करते हैं तो ये जो है ट्राइबल एरियाज से ये टैक्ट की स्थापना की बात करता है। 8वीं अनुसूची भारत की जितनी भी आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेस से उससे संबंधित है। 2nd शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो जो है शपथ कौन किसकी क्या लेगा, वेतन किसका क्या होगा, उससे संबंधित है। और 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। 10वीं अनुसूची उससे रिलेटेड। अब आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। 141 की तरफ अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग provision of BSA 2023 provide that the where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recording is considered primary evidence। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट देते हुए क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ये आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 6 ऑफ सेक्शन 57 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा। आ जाइए, सीधा लिखा हुआ है, ये भी बेयर एक्ट से पूछा है कि पुलिस अधिनियम 1861 में निम्नलिखित में से किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है वो सेक्शन 17 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 140 क्वेश्चन 143 पे। क्वेश्चन 143 कहता है एक 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अपनी सहमति से मृत्यु का जोखिम उठाता है, यानी उसने जो है takes the risk of death with his own consent the act causing the death of the above person। देखिए तो उसने कौन सा कार्य किया है। कोई भी एक्ट हो या अगर आप इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी है मर्डर का, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का। तो इसलिए ऑप्शन तो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि कोई भी अगर अपने इच्छा से भी आप मृत्यु का जोखिम उठा रहा है तो अगर उसकी भी मृत्यु हो जा रही है बियॉन्ड दैट सर्कमस्टेंसेस, तो ऐसी सिचुएशन में वो भी लायबल होगा पर्सन कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच चैप्टर ऑफ द बीएनएसएस द जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स आर प्रोवाइडेड। अगर आप देखिए चैप्टर 26 के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है। फिर देखिए मनी बिल सीधा आर्टिकल 110 में है, धन विधेयक की बात की गई है अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न, फिर नेक्स्ट अगला है कि अब ये भी देखिए सीधा, ये भी बेयर एक्ट से आया है, बकायदा मेंशन भी है, ठीक है। लिखा है ए थ्रेटन्स जेड बाय सेंडिंग अ मैसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का या को किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से ये संदेश भेजकर धमकी देता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं देते हो। ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? आंसर सीधा हमें दिख रहा है कि इसमें से जो है एक्सटॉर्शन का यहाँ पर ऑफेंस। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो बात की गई है एक्सटॉर्शन के सेक्शन में आपको इलस्ट्रेशन मिलेगा। देखिए जो बात की तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं देते हो। ध्यान दीजिएगा, मार दिया जाएगा, इंस्टेंट फेयर है या नहीं है। इसी पे अगर इंस्टेंट फेयर होता मार दूंगा अभी दो, तो क्या हो जाता, वो रॉबरी हो जाता। तो इसलिए ऐसे भी शब्दों पर ध्यान दीजिए। फिर आइए अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following pair is not correctly matched? यहाँ पे अगर हम देखें कॉग्निजेबल ऑफेंस डायरेक्ट दिया गया सीधा है, तो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ये क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज से ही क्वेश्चन था वो नहीं होगा। फिर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, तो जुडिशियल रिव्यू देखिए क्या है कि जब जो है न्यायालय क्या करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी कि वो जो कानून आया गया है या निर्णय जो भी संसद के द्वारा बनाया गया कोई नीति है, तो वो उसकी संवैधानिकता परखता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ। अब यहाँ पे बच्चों को ये ध्यान देने योग्य है, जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है, रिव्यू की नहीं, दोनों में अंतर है। अगर रिव्यू की बात होती तो वह स्वतः के जजमेंट को फिर से रिव्यू कर सकता है, वो बात होती, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल
अगला देखिए, द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय आर्टिकल 233 के अंतर्गत अगर हम गवर्नर देखें ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी अपॉइंटेड। अगला प्रश्न अगर हम देखें, बहुत सिंपल है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 356 इज 3 इयर्स। 3 वर्षों तक का कहाँ समय दिया है। गया है? अगर हम Section देखेंगे 356 के सबसेक्शन 7 के अंतर्गत से ये प्रश्न आपसे 356 पूछा सबसेक्शन 7 में आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा। तो ये हम लोगों ने जीएस का एनालिसिस पहले कर लिया था और आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के लॉ के भी जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग एक्सप्लेन करते हुए सारी चीजें की। कुछ एक दो प्रश्नों में हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे अब कमीशन क्या सही आंसर देता है। तो पंकज, अगर अभी कट ऑफ पे तो हम एक वीडियो हम बनाएंगे ही, पर अगर मैं एक एनालिसिस करूं, मुझे लगता है कि कट ऑफ कम से कम 110 जाएगी, प्लस माइनस 5 हम कर सकते जो भी हैं। हम इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना है हमें जी कि चाहे जीएस हो या लॉ हो, जी दोनों में अगर हम देखें तो ये हम ये भी नहीं कह सकते कि लॉ में बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया बिल्कुल, और जीएस में बच्चों ने बहुत ही खराब किया। जीएस में बच्चे ने बहुत अच्छा किया, लॉ में बच्चे ने बहुत खराब किया। यहाँ दोनों का जब आप एवरेज लेकर चलेंगे तभी आप जानिए कि आपका जो है होगा, और बच्चा वही देखिएगा जो दोनों में एवरेज है। बैलेंस। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमें लॉ में सब आ रहा है, निश्चित रूप से। कोई भी अगर बैठेगा तो 10 15 20 क्वेश्चन सबके जो है आगे पीछे हो जाते पर हैं। अल्टीमेटली ये जो एग्जाम सीख दे के गया है कि हम लोगों को मेंस ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, प्री के सेक्शंस को लास्ट में एक बार रिवीजन के फॉर्म में करना चाहिए और बेयर एक्ट पर अपनी कमांड को बहुत ज्यादा जरूरी है। बेयर एक्ट और लेटेस्ट जजमेंट में बार बार बोलता रहता हूं कि जो हम लोग सीरीज भी लाए थे उसमें मैंने कहा था कि जो लेटेस्ट जजमेंट है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं, खास करके अगर वो कोई पीनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। अब इसी पे बेसिस पे आप देखिए कि जजमेंट से किसी पर्टिकुलर केस के उस सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया गया या उस आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया गया जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। निश्चित। तो इसलिए आपको ये बाकी ये हमारी एनालिसिस रही। बाकी और ऐसे नए अपडेट्स, नए तमाम हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ।